नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड के सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों। दिसंबर से महिलाओं को मिलेगी मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपए। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपए की राशि दिसंबर से मिलनी शुरू हो जाएगी। सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि इसकी तैयारी शुरू हो गई है। सचिव ने बताया कि नवंबर तक जिन महिलाओं के आवेदन स्वीकृत हुए थे, उन्हें योजना का लाभ मिल चुका है। दिसंबर में नए आवेदनों की संख्या बढ़ने की संभावना है। बीडीओ और सीओ स्तर पर आवेदनों की स्वीकृति का काम जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना के तहत 2,500 रुपए की राशि देने का निर्णय लिया था। मनोज कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी पेंशन योजनाओं का भुगतान नवंबर तक कर दिया गया है। इनमें यूनिवर्सल पेंशन योजनाएं शामिल हैं। वहीं केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत सितंबर तक का भुगतान हो चुका है। सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार 12 अक्टूबर और नवंबर की राशि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके कारण इन महीनों का भुगतान लंबित है। राज्य सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए केंद्र से संपर्क किया है। दिसंबर से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और अन्य योजनाओं का लाभ लाभुकों को समय पर मिले, इसे लेकर विभाग सक्रिय है। हेमंत सोरेन ने दिया धरती आबा के वंशज के बेहतर इलाज का निर्देश। कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज के बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उपायुक्त खूंटी ने जानकारी दी है कि सिविल सर्जन के नेतृत्व में रिम्स में चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा इलाज, चिकित्सकों के परामर्श पर एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। उपायुक्त खूंटी लोकेश मिश्रा ने बताया, खूंटी सिविल सर्जन के नेतृत्व में चिकित्सकों की एक स्वास्थ्य टीम का गठन कर रिम्स रांची भेजा गया है, जिससे उन्हें हर संभव स्वास्थ्य सुविधा दिया जा सके। मामले में सरकार एवं जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। चिकित्सकों के परामर्श पर उच्च स्तरीय इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। पलामू में ट्रेलर ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर, चालक की मौत। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। NH 139 मुख्य मार्ग पर सेमरबार रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने एक खड़े ट्रक को ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रेलर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रियोटीपुर निवासी 21 वर्षीय राम बहादुर सिंह यादव के रूप में हुई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर के परखच्चे उड़ गए और चालक केबिन में फंस गया। औरंगाबाद से गढ़वा की ओर जा रहा ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। टक्कर की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। हरिहरगंज पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जेसीबी की मदद से करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद चालक के शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद भेज दिया है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक और ट्रेलर के कारण सड़क पर आवागमन बाधित हो गया था। पुलिस और प्रशासन ने वाहनों को हटाकर यातायात बहाल किया। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी में, जेएसी ने शुरू की तैयारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेएसी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी में होगी। काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसी सप्ताह से आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दिसंबर तक आवेदन भरने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जानकारी के अनुसार 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा के लिए भी ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। वहीं नए शैक्षणिक सत्र अप्रैल 2025 से शुरू किए जाने की संभावना है। 28 को हेमंत सोरेन लेंगे शपथ, कई नेता होंगे समारोह में शामिल।
झारखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन इस समारोह को खास बनाने की तैयारी में जुटे हैं। समारोह में कई गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन के साथ सोमवार शाम दिल्ली पहुंचे। कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को भी न्योता भेजा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है ताकि उन्हें भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया जा सके। रांची में साइबर अपराधी गैस कर्मचारी बनकर कर रहे हैं ठगी, व्हाट्सएप के जरिए बना रहे शिकार। रांची में गैस ग्राहकों के साथ साइबर ठगी हो रही है। रांची साइबर क्राइम थाने ने इसको लेकर आम लोगों को आगाह किया है। मालूम हो कि साइबर जालसाज गैस कंपनियों के कर्मचारी बनकर कॉल करते हैं। आपका विश्वास हासिल करने के लिए वे गैस कंपनी से संबंधित विवरण प्रदान करते हैं। ग्राहकों को बिल का भुगतान करने के लिए एक छोटी राशि जमा करने के लिए कहा जाता है। वे व्हाट्सएप के जरिए गैस कंपनी की फर्जी एपीके फाइल भेजते हैं। यह एपीके फाइल व्हाट्सएप पर आपके किसी जानने वाले से भी आ सकती है। वे आपसे एपीके फाइल डाउनलोड करने के लिए कहेंगे। कभी कभी एपीके फाइल भेजने के बजाय वे व्हाट्सएप कॉल स्क्रीन शेयरिंग विकल्प का उपयोग करते हैं। एपीके फाइल या व्हाट्सएप स्क्रीन शेयरिंग के जरिए वे बिना ओटीपी पूछे आपकी निजी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आपके बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिससे आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। रांची साइबर अपराध थाना ने लोगों को किया सावधान। कहा गेल गैस कभी भी ओटीपी नहीं मांगता है। किसी भी अनजान नंबर से आने वाले कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें। किसी भी एपीके फाइल को डाउनलोड न करें। अपने बैंक खाते और व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें। अगर आपको फोन पर इस तरह के कॉल आएं, तो तुरंत गेल गैस के कार्यालय जाकर संपर्क करें या साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 4 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश। समन की अवहेलना मामले में नहीं मिली राहत। एमपीएमएलए कोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 4 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष जज समर्थक शर्मा की अदालत ने यह आदेश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन की अवहेलना मामले में कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। यह मामला सीजेएम कोर्ट में चल रहा था, लेकिन 3 जून को सीजेएम कृष्णकांत मिश्रा ने मामले को एमपीएमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। बता दें कि ईडी ने 19 फरवरी को हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराया था। कोर्ट ने 4 मार्च को इस पर संज्ञान लेते हुए मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया था कि जमीन की खरीद बिक्री मामले में जांच एजेंसी ने हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किया था। हेमंत सोरेन 20 जनवरी को 8वें समन और 30 जनवरी को 10वें समन पर ईडी के सामने पेश हुए। जांच एजेंसी ने कहा कि 8 समन पर उपस्थित नहीं होना समन की अवहेलना है। आचार संहिता खत्म होते ही जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट होगा जारी। जेपीएससी की लंबित परीक्षाएं भी होंगी आयोजित। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद लागू आदर्श आचार संहिता खत्म होने के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने और नई परीक्षाएं आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। नई सरकार के गठन के बाद जेपीएससी सिविल सेवा 2023 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। साथ ही आयोग में खाली पड़े अध्यक्ष का पद भी जल्द भरा जाएगा।
इसके अलावा जेपीएससी की कई लंबित प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, जो विवादों में रही थी, का रिजल्ट भी जल्द जारी होगा। इस परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी पहले ही जारी की जा चुकी है। अब सरकार की मंजूरी मिलते ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। वहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए भी खुशखबरी है। टेट के सिलेबस में बदलाव की प्रक्रिया पूरी होते ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। जैक को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी और जनवरी में यह परीक्षा हो सकती है। इसके अलावा जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी जल्द आयोजित की जाएंगी। छात्र नेता सुरेंद्र कुमार का कहना है कि नई सरकार से युवाओं को काफी उम्मीदें हैं। सरकार अगर तेजी से लंबित परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करती है और पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करती है, तो यह युवाओं के लिए बड़ी राहत होगी। हेमंत सोरेन ने दी संविधान दिवस की शुभकामनाएं। कहा, संविधान हमारा आधार है। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। उन्होंने संविधान दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर पोस्ट साझा कर उन्होंने लिखा है कि संविधान हमारा आधार है, संविधान हमारा विधान है, संविधान हमारा मान, हमारा स्वाभिमान है। देश को संविधान रूपी बहुमूल्य और महान ग्रंथ देने के लिए बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर समेत समस्त संविधान निर्माताओं को शत शत नमन। आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 29 नवंबर को भाकपा माले लेगी मंत्रिमंडल में शामिल होने पर फैसला। विधानसभा चुनाव में जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने बहुमत हासिल की है। वहीं इंडिया गठबंधन की इस प्रचंड जीत के बाद सभी की नजर अब शपथ ग्रहण समारोह और नए मंत्रिमंडल पर टिकी है। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के बीच मंत्रिमंडल का बंटवारा किया जाएगा। लेकिन चुनाव में निरसा और सिंदरी की सीट जीतने वाली भाकपा माले को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर क्या रुख होगा, इसका निश्चय राज्य स्थायी कमेटी और पोलित ब्यूरो की बैठक में किया जाएगा। इसे लेकर राज्य सचिव मनोज भक्त द्वारा बताया गया कि पार्टी पहले यह देखेगी कि जनता के साथ किए वादों को मंत्रिमंडल में रहकर पूरा किया जा सकता है या बाहर रहकर। रांची में इस संबंध में 29 नवंबर को राज्य स्थायी कमेटी की बैठक होगी। वहीं बैठक के दौरान जिस बात पर भी सहमति बनेगी, उससे पोलित ब्यूरो की बैठक में पार्टी आलाकमान को अवगत कराया जाएगा। बता दें कि दिसंबर के 1 से 2 को पोलित ब्यूरो की बैठक पटना में प्रस्तावित है। रांची में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कोषांगों का गठन, डीसी ने दिए कई दिशा निर्देश। रांची के उपायुक्त वरुण रंजन ने समाहरणालय स्थित सभागार में मंगलवार को सीएम के शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन को लेकर बैठक की। बता दें कि 28 नवंबर को सीएम शहर के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस दौरान कार्यक्रम को सफल और सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए कोषांगों का गठन किया गया है। इस बैठक में डीसी ने पदाधिकारी और सहयोगी पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं इस बैठक में उपायुक्त ने विशेष रूप से कहा कि शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम की व्यापकता को देखते हुए सभी संबंधित अधिकारी और पदाधिकारी टीम समन्वय के साथ दिए गए कार्य पूरा करें, ताकि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह अच्छे से संपन्न हो जाए। किसानों और मजदूरों का देशव्यापी कार्यक्रम झारखंड में भी असरदार। किसानों के साथ वादा खिलाफी और मजदूरों को गुलाम बनाने वाले 4 लेबर कोड को वापस नहीं लिए जाने के खिलाफ सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय यूनियनों के देशव्यापी आह्वान पर झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को 12 सूत्री मांग पत्र भेजा। रांची में जिला स्कूल परिसर से ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने नारे लगाते हुए संयुक्त जुलूस निकाला, जो समाहरणालय तक गया। वहां एक संयुक्त शिष्टमंडल ने उपायुक्त कार्यालय में मांग पत्र सौंपा। कार्यक्रम में
झारखंड राज्य किसान सभा सीटू एक्टू एटक बेफी समेत अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के लोग शामिल थे। कार्यक्रम में सुफल महतो, भवन सिंह, प्रकाश विप्लव, अनिर्वाण बोस, वीरेंद्र कुमार, पुष्कर महतो, हरेंद्र यादव, एमएल सिंह, अभिजीत मल्लिक समेत विभिन्न ट्रेड यूनियनों के लोगों ने भाग लिया। तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा को मंत्री बनाने की मांग, दिए जा रहे तर्क। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार विधायक चुने गए विकास कुमार मुंडा को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग क्षेत्रवासियों के साथ साथ तमाड़ बुंडू और अड़की के मुखिया संघ के द्वारा जोरशोर से उठाई जा रही है। जनता का कहना है कि उनकी नेतृत्व क्षमता, विकास कार्यों और क्षेत्र के समग्र उत्थान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाना चाहिए। विकास कुमार मुंडा ने पिछले 10 वर्षों में तमाड़ विधानसभा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनके प्रयासों से क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उनके कुशल नेतृत्व के कारण ही क्षेत्र के आदिवासी समाज और अन्य समुदायों ने उनके प्रति अपना पूरा विश्वास और समर्थन व्यक्त किया है। आदिवासी समाज और तमाड़ विधानसभा के अन्य समुदायों ने एक स्वर में अपील की है कि मुंडा को मंत्री बनाकर उनके प्रयासों को राज्य स्तर पर और प्रभावी बनाया जाए। कई प्रमुख समाजसेवी, बुद्धिजीवी और क्षेत्रीय नेता इस मांग के समर्थन में सामने आए हैं। इस मांग को लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने राज्य सरकार से अपील की है कि मुंडा को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, ताकि तमाड़ जैसे क्षेत्र का विकास मॉडल पूरे राज्य में एक उदाहरण बन सके। बाबूलाल मरांडी ने की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश, चुनाव में मिली हार से हैं हताश। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी की इस हार से निराश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। बाबूलाल ने विधानसभा चुनाव में हुई पार्टी की हार के लिए नैतिक जिम्मेदारी ली है और अपना पद छोड़ने का संदेश केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे भाजपा के पक्ष में नहीं आए। भाजपा राज्य की 81 सीटों में केवल 21 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। यह पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में मिली 25 सीटों से भी कम है। इस बार एनडीए गठबंधन मिलकर केवल 24 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। इसे लेकर सोमवार को ही बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट में बाबूलाल ने लिखा कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा आदिवासी समाज की सभ्यता, संस्कृति और अधिकार पर हमला है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों के अधिकारों और हितों के लिए संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ेंगे। मरांडी ने कहा कि मैं अपना संपूर्ण समय और ऊर्जा अपने लोगों को जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में लगाऊंगा, ताकि कोई भी हमारी जल, जंगल और जमीन की तरफ अपनी आंख उठाकर भी न देख सके। झारखंड में नोटा बना 9 विधायकों की जीत का कारण, 9 सीटों पर नोटा को 1000 से कम मिले वोट। झारखंड के 81 में से 09 विधायकों की जीत का कारण नोटा बना है, क्योंकि 9 सीटों पर जीत और हार के मार्जिन से ज्यादा वोट नोटा में गए हैं। इनमें मांडू, लातेहार, छतरपुर, डाल्टनगंज, काके, निरसा, सिंदरी, सिमरिया और कोदरमा सीट शामिल है। अगर इन 9 सीटों पर नोटा में वोट नहीं पड़े होते तो परिणाम कुछ और हो सकते थे। इसके अलावा 9 सीटें ऐसी रहीं जहां नोटा में 1000 से भी कम वोट पड़े। मांडू में आजसू के लिए एकमात्र सीट जीतने वाले निर्मल महतो की कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल से जीत का अंतर सिंह 231 वोट रहा। इसकी तुलना में मांडू में 1011 वोट नोटा में पड़े। लातेहार में भाजपा के प्रकाश राम ने झामुमो के मंत्री बैद्यनाथ राम को सिर्फ 434 वोट के अंतर से हराया। यहां लोगों ने नोटा में 4518 वोट डाले। छतरपुर में कांग्रेस के राधाकृष्ण किशोर ने भाजपा की पुष्पा देवी को 736 वोट से हराया।
यहाँ नोटा में 3026 वोट पड़े। डाल्टनगंज में अगर नोटा में 1219 वोट नहीं पड़े होते तो भाजपा के आलोक चौरसिया की जीत फंस सकती थी, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी KN त्रिपाठी से जीत का अंतर सिर्फ 890 वोट रहा। भाजपा की परंपरागत सीट रही कांके में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा की जीत सिर्फ 968 वोट के अंतर से हुई। इसकी तुलना में कांके में 3588 वोट नोटा में पड़े। निरसा में भाकपा माले के अरुण चटर्जी की भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेनगुप्ता से कांटे की टक्कर हुई। इस सीट को माले के अरूप चटर्जी महज 1808 वोट के अंतर से जीतने में सफल रहे, जबकि निरसा में लोगों ने नोटा में 4734 वोट डाले। बता दें कि EVM में 27 सितंबर 2013 को नोटा का विकल्प जोड़ा गया था। नोटा का मतलब है नन ऑफ द अबव। यह मतदाताओं को यह अधिकार देता है कि वह नोटा बटन दबाकर यह बता सके कि उसके क्षेत्र के चुनाव में खड़ा कोई भी प्रत्याशी उसे पसंद नहीं है। आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी ने कहा, पार्टी को गहन समीक्षा की जरूरत। झारखंड विधानसभा चुनाव में NDA गठबंधन को करारी हार मिली। इसमें आजसू पार्टी का प्रदर्शन भी काफी निराशाजनक रहा। इस कारण चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही पार्टी के अंदर घोर निराशा का माहौल है। इसे लेकर अब पार्टी के अंदर गहन समीक्षा की बात उठने लगी है। बता दें कि आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी ने कहा, बेहद ही निराशाजनक प्रदर्शन के साथ आजसू पार्टी जिस मुहाने पर खड़ी है उसकी पूरी नैतिकता और ईमानदारी के साथ गहन समीक्षा होनी चाहिए। यह समीक्षा हर वैसे कैडर और पदाधिकारी के हित में होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक लंबा समय पार्टी को समर्पित किया है, क्योंकि पार्टी का प्रदर्शन और ये नतीजे उन्हें परेशान कर रहे हैं। केंद्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि इस बात का पता चलना आवश्यक है कि पार्टी ने कितनी सामूहिकता के साथ चुनाव लड़ा, चुनाव में किन रूपों में संसाधनों और कैडर का इस्तेमाल किया गया, चूक कहाँ हुई, आखिर किन वजहों से झारखंड आंदोलन में अपनी जान लड़ाने वाले संगठन की जमीनी पकड़ इस चुनाव में कमजोर होती चली गई। इस पर विस्तार से चर्चा की आवश्यकता है। आखिर जानकारी मिले कि शीर्ष नेतृत्व के निर्णयों से पार्टी पर क्या असर हुआ, इन 25 सालों में पार्टी ने क्या खोया और क्या पाया है। इसके साथ ही नेतृत्व को इस बात से भी अवगत कराना चाहिए कि कार्यकर्ताओं के भविष्य को लेकर उनकी क्या योजना है। SP के बॉडीगार्ड की पत्नी और बेटे को हाइवा ने कुचला। स्कूल की छुट्टी के बाद घर जा रहे थे दोनों। हजारीबाग बड़कागांव रोड पर सोमवार दोपहर करीब 3 बजे DPS स्कूल से 100 मीटर की दूरी पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां स्कूल से लौट रहे मां बेटे को हाइवा ने कुचल दिया। इस हादसे में कोदरमा SP के बॉडीगार्ड नंदकिशोर साहू की पत्नी लीलावती देवी और उनके इकलौते बेटे अमर कुमार की मौत हो गई। अमर DPS स्कूल में 4th कक्षा का छात्र था। स्कूल की छुट्टी के बाद लीलावती अपने बेटे को स्कूटी से लेकर घर जा रही थी। इसी दौरान एक हाइवा ने दोनों को कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि बच्चे की पहचान करना मुश्किल हो गया। उसकी किताबें, कॉपियां और शरीर के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद नंदकिशोर साहू मौके पर पहुंचा। उनका पैतृक घर रामगढ़ जिले के भुरकुंडा में है और ससुराल बड़कागांव के नापो में। हाल ही में उन्होंने सिरसी के छवि नगर में घर बनाया था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। गुस्साए लोगों ने हजारीबाग बड़कागांव रोड को शंकरपुर के पास जाम कर दिया। उन्होंने वाहनों में तोड़फोड़ की और हाइवा चालक के साथ मारपीट की। लोगों का कहना था कि इस सड़क पर कई स्कूल और कॉलेज होने के बावजूद नो एंट्री हटाई गई, जो हादसे का बड़ा कारण है। करीब 3 घंटे तक सड़क जाम रहा। पुलिस ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित लोगों ने सहयोग नहीं किया। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया और शव को एम्बुलेंस से शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज भेजा। बाबूलाल मरांडी ने कहा, घुसपैठ चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि आदिवासियों के अस्तित्व,
पहचान और भविष्य का प्रश्न है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा, मैंने पहले भी कहा है और हमेशा इसी बात पर अडिग रहूंगा कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा मेरे लिए केवल एक चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह मेरे समुदाय के अस्तित्व, उनकी पहचान और उनके भविष्य का प्रश्न है। झारखंड के मेरे आदिवासी भाई बहनों की भूमि, उनकी संस्कृति, सभ्यता और अधिकारों पर हो रहे हमले को मैं कभी भी चुपचाप नहीं देख सकता हूँ। घुसपैठ की समस्या अब सिर्फ संताल परगना तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ समस्या झारखंड में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, शहर कस्बे से लेकर सुदूर ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों तक फैल गई है। इसलिए एक संताल होने के नाते मेरा यह प्रथम कर्तव्य बनता है कि मैं अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ और उनके संघर्ष में सहभागी बनकर अधिकारों एवं संस्कृति की रक्षा करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूं। भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही और कार्यकर्ता होने के नाते मेरे विचार स्पष्ट और दृढ़ हैं। चुनाव परिणाम चाहे जो भी हों, हम अपने लोगों के अधिकारों और हितों के लिए संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं अपना संपूर्ण समय और ऊर्जा अपने लोगों को जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में लगाऊंगा, ताकि कोई भी हमारी जल जंगल जमीन की तरफ अपनी आंख उठाकर भी न देख सके। यह संघर्ष केवल वर्तमान के लिए नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने का प्रयास है। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि इस संघर्ष में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। हमारा रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन हमारी इच्छाशक्ति अडिग है। हमारा संघर्ष सिर्फ अधिकारों की रक्षा भर का नहीं, बल्कि सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा का भी है। इसलिए अस्तित्व की इस लड़ाई में मैं आखिरी सांस तक आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए आपके बीच खड़ा मिलूंगा। हेमंत सरकार में 5 नए चेहरे बन सकते हैं। मंत्रिमंडल के स्वरूप पर मंथन जारी। झारखंड में इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार की रूपरेखा तय करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड कांग्रेस के प्रभारी और पर्यवेक्षकों के साथ बैठक कर मंत्रिमंडल के स्वरूप पर प्रारंभिक चर्चा की थी। संभावना है कि 28 नवंबर या उसके बाद सरकार का स्वरूप सामने आ सकता है। इंडिया गठबंधन के घटक दल जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा माले के नवनिर्वाचित विधायक रविवार को रांची पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर बैठक हुई थी। जेएमएम को मुख्यमंत्री पद समेत 5 से 6 मंत्री पद मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को 3 से 4 मंत्री पद और आरजेडी तथा भाकपा माले को 1-1 मंत्री पद मिलने की संभावना है। हालांकि भाकपा माले की भागीदारी को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है, क्योंकि माले को औपचारिक प्रस्ताव सरकार ने शामिल होने को लेकर नहीं मिलने की बात कही जा रही है। हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल में कुछ नए और युवा चेहरों को जगह मिल सकती है। गठबंधन में सभी दलों को उचित प्रतिनिधित्व देने और क्षेत्रीय संतुलन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। हेमंत सरकार के इस नए मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, इसे लेकर झारखंड की जनता और राजनीतिक दलों में उत्सुकता है। गठबंधन की मजबूती और नए चेहरों को मौका देने के प्रयास इस मंत्रिमंडल को खास बना सकते हैं। झामुमो कोटे से संभावित मंत्री बात करें तो इसमें झामुमो कोटे से सीनियर और युवा विधायकों का समंजस्य मंत्री पद में देखा जा सकता है। इनमें स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू, दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, मथुरा प्रसाद महतो, हफीजुल अंसारी, लुइस मरांडी, सजीव सरदार, जीगा मुंडा और सुदिव्य सोनू के नाम प्रमुख हैं। झारखंड के अनुकूल रॉय आईपीएल में दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। कोलकाता ने 40 लाख में खरीदा। झारखंड के अनुकूल रॉय एक बार फिर आईपीएल में अपने बल्ले और गेंदबाजी का हुनर दिखाने वाले हैं। बता दें कि अनुकूल ऑलराउंडर हैं, जिन्हें कोलकाता की टीम ने 40 लाख रुपए में खरीदा है। आईपीएल ऑक्शन में अनुकूल का बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। हालांकि मूल रूप से अनुकूल बिहार के रहने वाले हैं,
लेकिन वह खेलते झारखंड के लिए हैं। आईपीएल में पहली बार साल 2017 में मुंबई इंडियंस ने अनुकूल रॉय को 20 लाख में खरीदा था। इसके बाद साल 2022 में केकेआर ने उन पर भरोसा जताया था। इस बार फिर कोलकाता ने 40 लाख में अनुकूल को खरीदकर उस पर भरोसा जताया है। अनुकूल का पूरा नाम अनुकूल सुधाकर रॉय है। उनके पिता सुधाकर रॉय है। वह भी पूर्व में क्रिकेटर रह चुके हैं। वह एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, जो बाएं हाथ के स्पिनर हैं और साथ में बल्लेबाजी भी करते हैं। इनका डेब्यू विजय हजारे ट्रॉफी में साल 2017 में हुआ था, जिसमें अनुकूल ने 31 मैच में 304 रन बनाए थे, साथ ही 19 विकेट भी झटके थे। इसके बाद 1 नवंबर 2018 को उनका चयन झारखंड में प्रथम श्रेणी रणजी ट्रॉफी के लिए हुआ था। इसमें 9 मैचों में 30 विकेट लेकर वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने थे। बता दें कि अनुकूल रॉय साल 2018 में हुए अंडर-19 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम के लिए भी चयनित हुए थे। इस विश्व कप में वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने थे। खेल को लेकर वह काफी गंभीर रहते हैं। जानकारी हो कि रविवार को हुए मेगा ऑक्शन में झारखंड के ईशान किशन को हैदराबाद की टीम ने 11 करोड़ 25 लाख में खरीदा, जबकि मुंबई इंडियंस ने रॉबिन मिंज को और गुजरात टाइटंस ने कुमार कुशाग्र को 65 लाख की बोली लगाकर अपनी टीम का हिस्सा बनाया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।